नाज़रीन, एक और ख़ास नशस्त में एक और ख़ास मेहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जिस शख्सियत का हमने इंतख़ाब किया है वो वैसे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरे साथ महव गुफ्तगू है बशीर अहमद अहंगर, जो एक दीना सियासतदान है और साल हा साल से ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं, बहस्तिक सियासतदान। आजकल ये एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हेड है जम्मू कश्मीर में। आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में जानते होंगे। इस पार्टी का वजूद जून 10 1999 को हुआ। शरद पवार जो हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत है, बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े ओहदों पे रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, उनकी पार्टी है ये। वो नेशनल प्रेसिडेंट है इस वक्त। और अगर हम एनसीपी की कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे, इनके एमपीज हैं इस वक्त जो पार्लियामेंट है वहाँ पे इनके जो है एमपीज हैं। बहुत जगहों में हिंदुस्तान में जो असम्बलीज है उनमें इनके मेम्बरान हैं। और अब चूंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन वो जारी हुई है और इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, जगह जगह पर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज रैलीज और मीटिंग्स का इनेकाद कर रही हैं। तो आज हमने गनीमत जाना कि हम बशीर साहब से बात करें और आपको इनके रूबरू कराएं और इनको आपके रूबरू कराएं, ताकि आप जानें बशीर साहब की शख्सियत क्या है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो क्या है। बशीर साहब का खैर मुकदम है। थोड़ा सा मैंने आपके बारे में बता दिया, आप बताइए आपकी शख्सियत, आपका जो सियासी सफ़र बिल्कुल ब्रीफ में बताइए। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और किस तरह से आपने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की है? जी, मैं बिलोंग करता हूँ कोकरनाग के सोफशाली गांव से, जहाँ मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद सियासत में पहला कदम मैंने 96 में रखा, जब मैं नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एज ए छोटा वर्कर ही रहा, ब्लॉक सेक्रेटरी रहा यूथ का। 98 में मैंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक पार्लियामेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, जो एक ही साल सेंटर में हुकूमत रही। फिर 99 में एक और इलेक्शन मौजूद में आया, वो भी मैंने एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा और फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम किया एज डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यूथ अनंतनाग। उसके बाद जब पीडीपी बनी तो पीडीपी में बहैसियत जोनल सेक्रेटरी बहुत देर काम किया आवाम के लिए। तो उसके बाद पीडीपी के बाद कुछ देर में जब मैंडेट मामले हुए, कुछ मामले हुए या कुछ हुआ, तो हकीम यासीन जो यहाँ पीडीएफ की शक्ल में एक पार्टी थी, उसकी टिकट पे मैंने 2008 में कोकरनाग 43 से इलेक्शन लड़के लड़ा असेंबली का। उसके बाद एक ये जो पीडीपी सरकार फिर से वजूद में आई पार्टनरशिप में उनके साथ, बीजेपी के साथ 14 के इलेक्शन में पार्टी साथियों ने हमें मजबूर किया कि आज हम इकट्ठे होके यहाँ पीडीपी का साथ देंगे। तो इसलिए मैं हमेशा ग्रुप में यकीन रखता हूँ, टीम वर्क में यकीन रखता हूँ कि जो भी मेरी टीम थी उन्होंने फैसला कर दिया था कि हम पीडीपी के साथ जाएंगे और पीडीपी को ही जिताएंगे। तो मुझे फिर इलेक्शन से बाज रहना पड़ा और मैंने उस वक़्त के कैंडिडेट उद्दरहीम रातर के साथ शाना बशाना काम करके उनको जिताने में अपना रोल अदा किया अपने साथियों के साथ। उसके बाद 370 वाला मामला, बहुत सारे मामले हुए जम्मू कश्मीर में, आपको सिनेरियो सारा पता है। बिल्कुल। तो उसके बाद ये मामले होने के बाद मैंने एज सोशल एक्टिविस्ट, जबकि मैं सपोर्ट सेशन के साथ भी मुंसलिक हूँ, बिल्कुल मुझे मैंने उसमें काम किया है। सोशल एक्टिविस्ट काम करता रहा मैं, लोगों के जो मसाइल मामले थे वो सरकार तक पहुँचाना मैंने गनीमत जाना, लोगों की खिदमत करना। तो उसके बाद एक पार्टी वजूद में आई, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी, जो हमने एक अच्छा नाम सुना था। उस पार्टी में मुझे वैसे तो स्टेट प्रेसिडेंट यानी कि रियासती सदर मंतखब किया गया। तो पार्टी को कुछ देर चलाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ
कि इस पार्टी में रहकर मैं अपने अवाम की खिदमत नहीं कर पाऊंगा, तो मैं साइलेंस में रहा। इस साइलेंस के दौरान मेरे साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कुछ दिल्ली से टेलीफोन कॉल्स, बाकी चीज़ें आने लगी, बहुत उनके सारे साथ राब्ता बढ़ा। हाँ, राब्ता बढ़ा, कुछ और भी कांटेक्ट में थे। इनके साथ राब्ता बढ़ने के बाद मैंने अपने ही टीम के साथ बात करके उनकी राय जानी, और उनकी राय जानने के बाद हम दिल्ली गए। दिल्ली में मुलाकात हुई हमारी इन लीडरान से। दूसरी मीटिंग में हमें हमारी खुशनसीबी है, हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं जी। कि हमारी मुलाकात उस मायानाज शख्सियत जिसका नाम शरद पवार जी है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी इसके फाउंडर हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। हमारी वहाँ मुलाकात जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हुई और एक जनरल सेक्रेटरी साहब से हुई। हमारी मुलाकात वहाँ डॉक्टर फौजिया खान जी, जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और साथ में वुमेन्स प्रेसिडेंट भी हैं, ऑल इंडिया की नेशनल प्रेसिडेंट, तो उनसे भी मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई। हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने गरीब आवाम की खिदमत की है, जो हमने देखा भी, जाना भी, और उनसे मिलने के बाद हमें ये एहसास हो गया कि यही पार्टी जम्मू कश्मीर में भी हमें साथ दे सकती है। और हम जो जम्मू कश्मीर इस वक्त दलदल में है, जो हमारा रियासत का दर्जा छीन लिया गया है, हम उसके मुतमनी हैं कि हमें वो दर्जा वापस मिले। जैसे कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने हाउस में वादा किया है। हाउस बहुत बड़ा हाउस है, बिल्कुल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाउस, और सबसे बड़ा जो डिग्निटी है होम मिनिस्टर की होती है। उन्होंने वादा किया है, मुझे उम्मीद है वो अपने वादे पे कायम रहेंगे। और हमें उम्मीद है इस पार्टी से, जिसमें अब हम हैं पवार साहब की क़यादत में, हम इंशाल्लाह इस पार्टी को मजबूत से मजबूत करने के लिए आए हैं। और जम्मू कश्मीर में हम इंशाअल्लाह रहमान इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और जो पहला फेज़ हमने फरिश्ता अपनी मुकम्मल की है। आज ही उसकी नोटिफिकेशन निकली है, लेकिन पार्टी से हमें हिदायत है कि हमें लिस्ट भेजा जाए, तो हमने वो लिस्ट अभी मुकम्मल कर दी है। थोड़ी ही देर में या इवनिंग तक हम उस लिस्ट को अपने जो हेड कमांड है उन तक पहुंचाएंगे। तो बीच में मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी। क्या आप जम्मू कश्मीर की सभी निशस्तों से आपकी पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी? हम जम्मू कश्मीर में कोने कोने में फैले हुए हैं। हमारा नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है, चाहे वो और नेशनल इसमें सोशल एक्टिविटीज़ में थी। अब इंशाल्लाह हम नए चेहरे, अच्छे चेहरे देंगे लोगों को। हम जम्मू कश्मीर में हर जगह इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला हमारे हाथ में नहीं है। फैसला करने का इख्तियार अगर है वो हमारे शरद पवार जी को है। आपके कहने का मकसद ये है कि आपने हाई कमांड से बात की है कि जम्मू कश्मीर में हम हर निशस्त पे उम्मीदवार खड़े करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी वहां से आपको ये नॉड नहीं मिला, आपको वहां से अभी इजाजत नहीं मिला कि आप कैंडिडेट्स का ऐलान करें और आप ये कहें कि हम हर एक निशस्त पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट देने के लिए हिदायत दी गई है, लेकिन फिर भी इख्तियारात जो हैं, इलेक्शन लड़वाने के इख्तियारात जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नेशनल क़यादत के हाथ में हैं। जैसा हमारी नेशनल जो टीम है, हमारी हाई कमांड है, जो वो हुक्म करेंगे हम उसके ताबिया रहेंगे। तो आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने आज तक पार्लियामेंट 2 बार, असेंबली 2 बार लड़ा हुआ है। मुझे लड़ने का शौक़ नहीं था, क्योंकि मेरे जो साथी हैं, जो लड़ने वाले हैं, या पार्टी से हाईकमांड से हुक्म है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कोकरनाग थी, वो एसटी हो गई है। अब मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, इसी वेस्ट में रहता हूँ, वनपुर में रहता हूँ, यहाँ वोटर भी हूँ, तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। इरादा है मेरा लड़ने का, इंशाअल्लाह। वहाँ से नॉड मिलना चाहिए, ऊपर से इजाजत मिलने के बाद ही ये फैसला कर सकूंगा। मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। जो अभी हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टीज, रीजनल पार्टीज, लेकिन 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से वो यहाँ पे अपने पैर जमाए हुए हैं,
ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے, PDP کی بات کریں گے, یا کانگریس پارٹی, جو بڑی 3 پارٹیز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 3 بڑی پارٹیز کے بیچ میں آپ کیسے نکلیں گے, اور کیا خاص چیز آپ جو ہے عوام کے پاس لے کے جائیں گے, عوام کہے کہ نہیں نیشنل کانفرنس کو ووٹ نہیں دینا ہے, PDP کو نہیں دینا ہے, کانگریس کو نہیں دینا ہے, بلکہ NCP کو دینا ہے, یہ بتائیے. سب سے پہلے میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا, آپ کا سوال بہت درست ہے اور محترم ہے. عوام کی طرف سے یہ کوشچن, عوام کی طرف سے محترم کوشچن ہے, عوام کو ہمیں جواب دینا ہے اس بارے میں. جموں کشمیر میں آج تک جنہوں نے راج کیا, نیشنل کانفرنس کی بات کریں ہم پہلے, سب سے پہلے نیشنل کانفرنس کی بات کریں, جو ہمیں یہاں جموں کشمیر کو ملک کی حیثیت تھی, ملکی حیثیت تھی, ریاستی یہاں پہ صدر ہوا کرتا تھا, وزیر اعظم ہوا کرتا تھا, انہوں نے حکومتیں کی. آستے آستے انہوں نے اس جو ہمارا پاور تھا, ہمارے پاس جو اختیارات تھے, وہ انہوں نے کم کروا کے اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے اس میں انہوں نے ایگریمنٹس کیے ان کے ساتھ. جو کمی رہ گئی تھی, جو نیشنل کانفرنس نے اپنی کمی رہنے دی تھی, جو کمی رہ گئی تھی اس میں اس کو کمزور کرنے میں, وہ کمی ہماری PDP سرکار نے یہاں کی, وہ کمی دور کی. تو ہم اسٹیٹ سے لے کر ریاست سے ہم UT میں آ گئے. تو اس بیچ آپ کون سا پوائنٹ عوام کو بتائیں گے جس کی بنا پہ وہ آپ کو ہم ووٹ دیں؟ جی ہمارا مینیفیسٹو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ریاست کا درجہ, جو حکومت نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ. ایک اس پر ہم بات کریں گے, اس کے لیے لڑتے رہیں گے ہم, ہماری پارٹی لڑتی رہے گی, ہم لڑتے رہیں گے کہ وہ ہمیں اختیارات واپس دیں. اس میں نوکریوں کا بھی معاملہ ہے ہماری جموں کشمیر کا, اس میں فیوچر ہے بچوں کا. تو نمبر دو ہمارا یہاں سیاست ہو رہی ہے ڈیلی ویجرز پہ. ڈیلی ویجرز جو ہمارے یہاں پہ ہیں 60,000 کے قریب, لاکھ کے قریب آپ پہنچ گئے ہیں, اس پہ سیاست کی گئی 10 سال سے. ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں. بالکل. تو اس کو حکومت پولیٹیکل نظر نہ کریں, جتنا ہو سکے, جو بھی پاسبل ہو سکے, جو بھی گراؤنڈ میں پوزیشن ہے اس کے حساب سے ان کو ریگولائز کیا جائے. اور ساتھ میں ہم یہ لے کر جائیں گے کہ ہم جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو مضبوط کریں گے, جو مطلب یہ سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, اس کو مضبوط کرنے کی بات کریں گے, اس کو مضبوط کریں گے. لوگوں نے ہمیں دیا موقع. ایک ہمارا فروٹ کی جو انڈسٹریز ہیں یہاں پہ, بیک بون ہماری ہے, اس میں بھی ہمیں کمزور کیا گیا. جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو میں سرکار سے, ہندوستان سرکار سے میں مانگ کرنا چاہوں گا, ان سے اپیل کرنا چاہوں گا, جیسے ہی ایپل سیزن آ جائے گا ہمارا, جو ہمارا نیشنل ہائی وے ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کو یہ ایسا آرڈر دیا جائے تاکہ جس طرح کانوائی یا جس طرح یہ جو ایمبولینس کا گزرنا ضروری ہوتا ہے, اسی طرح ہماری جو ٹرک جاتے ہیں, فروٹ ٹرکس جاتے ہیں, جب وہ راستے میں 2 4 دن رکتے ہیں تو ہمارا 1 نمبر والا مال جو ہوتا ہے وہ 3 نمبر پہ پہنچ جاتا ہے, سڑ جاتا ہے. تو کشمیر کی جو فروٹ انڈسٹری ہے وہ ختم ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے. اور گروورز پہ اثر پڑتا ہے اس سے, ویپاریز پہ اثر پڑتا ہے اس سے, مزدور جو پیٹی اٹھانے والا ہوتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے. کیونکہ جموں کشمیر میں سب سے زیادہ اگر ہم کریں کوشش بولیں ہم, تو وہ منحصر اسی پہ ہے, فروٹ انڈسٹری پہ منحصر ہے, مزدور سے لے کر بھاپاری تک, بھاپاری سے لے کر گورنمنٹ تک. یہ بھی آپ کے یہ بھی منشور میں ہوگا. آخر پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جو ہمارا ووٹر ہے, خاص کر نوجوان, ووٹر سے آپ کن الفاظ میں گزارش کریں گے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ میرے خیال سے آج کل کے ووٹر کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل وہ زمانہ نہیں ہے, سوشل میڈیا ہے. آج کل ہمارے جو 20 سال 30 سال پرانی والی سیاست نہیں ہے یہ. تب لوگ ان پڑھ تھے, بیچارے بزرگ تھے, سمجھ نہیں آتا تھا. آج کل ہمارے اس جموں کشمیر میں MPhil بچے ہیں, MPhil ہیں, PhDs ہیں, اسکالرز ہیں, ان سب کو ہر چیز معلوم ہے. نیشنل کانفرنس نے, PDP نے, BJP نے آج تک کیا کیا ہے ان کو سب معلوم ہے. ان کو کہنے کی ضرورت ہے. پھر بھی میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے, جو ہمارے فیوچر ہے, جو ہمارا یوتھ ہمارا فیوچر ہے, ہمارے آج ہیں کل نہیں ہوں گے, ہماری بہت گئی تھوڑی رہی اب. تو اب میری گزارش ہے نوجوانوں کو آنا چاہیے, اس میں پولیٹکس میں آنا چاہیے.
उनको ही आगे आना चाहिए. हम उनका सपोर्ट करेंगे हर जगह जहाँ पे उनको लड़ने की ज़रूरत हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, कुछ भी बनने की ज़रूरत हो, हम उनके साथ हैं, हम उनका साथ देंगे. लेकिन उनको जब सामने वो आएंगे ना, जब पूरी अवाम, जवान, मेरी बहन, मेरी बेटी, सब लोग जब वोट डालने निकलेंगे, वोट डालने निकलेंगे, तभी वो मनपसंद कैंडिडेट को जिता सकते हैं. और वोट को रद्द नहीं करना, वोट को रद्द नहीं करना. वोट रद्द करने से नुकसानात हैं. गलत कैंडिडेट सामने आ सकता है. एक अच्छा कैंडिडेट तभी सामने आ सकता है जब सब लोग वोट करने के लिए आएंगे. इंटेलेक्चुअल क्लास भी वोट डालेगा. इंटेलेक्चुअल क्लास वोट डालेगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अच्छे कैंडिडेट सामने आएंगे. नई सोच को लेकर निकलना है. नई सोच को, जो नई सोच है, हमारी नई जनरेशन जो है, जो उनकी सोच है. आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है. हमारे ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है. हमें उन्हीं नौजवानों को आगे करना है, उन्हीं की बात सुननी है. आपका कहने का मतलब ये है कि आज हमारा नौजवान, हमारा वोटर इतना बालिग है, जी, इतना जानने वाला है, जी, उसको खोटे और खरे में फर्क समझ आता है. वो हसास है, वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि मुझे किसको जी, बिल्कुल मॉडर्न ज़माना है. आजकल लोग पढ़े लिखे हैं और शाम को, रात को, दिन को, हर वक्त उनके नॉलेज में रहता है क्या होता है, क्या नहीं होता है. तो मुझे पूरी उम्मीद है लोग अच्छा फैसला करेंगे और अच्छी तरह से निकलेंगे और वोट करेंगे अपने अपने कैंडिडेट्स को. तो साथ में लास्ट में मैं गुजारिश करना चाहूँगा सारे अपने अवाम को, जहाँ उनको ये मैनिफेस्टो सुनना हो या फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कोई कुछ भी जानना हो, हमारा 24 तारीख को श्रीनगर में प्रोग्राम है, जहाँ पर हमारे ख़ास मेहमानान आने वाले हैं. 12 बजे का प्रोग्राम है श्रीनगर लाल चौक में. तो जिसको भी जानना हो, मेरी तरफ से गुजारिश है सबको वहाँ तक आएँ और इंशाअल्लाह ये सुने कि इस पार्टी ने आज तक गरीब आवाम के लिए क्या क्या काम किए हैं. तो तभी हमें अच्छा लगा और हम इसमें ज्वाइन कर गए. और हमें यही उम्मीद है जैसे उन्होंने वहाँ के गरीब आवाम की खिदमत की है, वैसा ही मौका हमें भी मिलेगा और हम भी अपने आवाम की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह. मुझे उम्मीद है लोगों पर, अपने आवाम पर आज संजीदा लोग हैं, आज उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपने इस गुफ्तगू में ख़यालात सुने जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के इस वक्त के हेड हैं बशीर अहमद अहंगर. इनके ख़यालात आपने सुने. इन्होंने बात की जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, इन्होंने बात की कि नौजवानों को क्या मसाइल दरपेश है. इन्होंने बात की कि किस तरह से जो अर्लियर रेजीम्स थे, किस तरह से उन्होंने अवाम के हित में काम नहीं किया और किस तरह से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक मुनफरिद पार्टी है. 24 तारीख को इनका श्रीनगर में एक बड़ा इजलास होने वाला है जिसमें नेशनल लेवल के लीडरान आने वाले हैं. इन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो आप बहसते कश्मीरी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हमारा नौजवान काफ़ी हसास है, उसको समझना चाहिए कि आज के इस पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर वो अपना वोट देता है, कहीं वो अपना वोट ज़ाया तो नहीं कर रहा है, कहीं वो अपना वोट उसी थॉट, उसी ख्याल को नहीं दे रहा है जिस ख्याल के चलते 50-60 सालों से जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, जम्मू कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है वो पामाल हुआ. तो इन्होंने ये भी कहा कि आज का नौजवान बिल्कुल हसास है, उसको पता है कि खरे और खोटे में क्या फ़र्क है, उसको पता है कि किसको वोट देना है. और उन्हें ये भी कहा है कि वोट जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए. अगर हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास वोट देता है तो जाहिर सी बात है एक अच्छा लीडर सामने आएगा. फिलहाल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप देखते रहिए अनंतनाग एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.